नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गोल स्टडी पॉइंट। साथियों, जैसा कि आज डेट है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर को आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के बारे में अगर देखते हैं तो इसका शुरुआत किया गया था 7 दिसंबर 1949 को। 28 अगस्त 1949 को रक्षा मंत्रालय के अधीन एक कमेटी को ऐड किया गया। उसी कमेटी के सिफारिश पे 7 दिसंबर 1949 से हम लोग आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे को सेलिब्रेट करते हैं। अगर बात करते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के दिन होता क्या है, तो साथियों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि युद्ध वगैरह में हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद होते हैं। उसके अलावा कुछ हमारे सेना के जवान जो रिटायर हो गए हैं, तो इनके परिवार के कल्याण के लिए आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के दिन कुछ फंड रेज किया जाता है, कुछ फंड इकट्ठा किया जाता है। जो भी हमारे सिटीजन्स हैं, जो भी हमारे देश के नागरिक है, जिनकी जो इच्छा होती है वह इस फंड में डोनेशन करते हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वह अपने सैलरी से कुछ हिस्सा इस फंड में देते हैं। इस फंड के द्वारा जो युद्ध में जो कुछ भी जानमाल की हानि हुई रहती है उसमें खर्च होता है। उसके अलावा जो भी सेना में शहीद हुए जवान हैं उनके परिवार के कल्याण के लिए काम किया जाता है। और साथ ही साथ जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके मतलब जो भी सेना से बिलोंग करते हैं, रिटायर्ड कर्मचारी स्टाफ, उनके परिवार के कल्याण के लिए खर्च किया जाता है। चलिए, तो अगर आज हम लोग बात करते हैं अपने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बहुत बड़ा और अपने आप में एक समृद्ध है। मतलब कि भारत की अगर सेना की बात की जाए तो भारत की सेना अपने आप में विशाल और समृद्ध है। भारत की सेना की अगर हम स्ट्रक्चर को समझते हैं तो भारतीय सेना का स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। 3 दस्ते में इसको हम बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है प्रोफेशनल यूनिफॉर्म फोर्सेस, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स आता है। इसके पास टोटल क्षमता जो होता है, इसके पास 14 लाख सोल्जर्स की क्षमता है। उसी तरह से आता है पैरामिलिट्री फोर्सेज, जिसको अर्धसैनिक बल कहा जाता है। इसमें CRPF, BSF, AR, SSF, इस तरह से कुछ इसमें इसका ऑर्गन आते हैं। इसके पास भी 14 लाख फोर्सेस की क्षमता होती है। उसी तरह से नेक्स्ट आता है रिजर्व फोर्स, जिसमें NCC, NSS आता है, जिसके पास 21 लाख सोल्जर्स की क्षमता होती है। तो आगे हम अगर बात करते हैं प्रोफेशनल यूनिफॉर्म फोर्सेस की, तो प्रोफेशनल यूनिफॉर्म फोर्सेस का अपना चीफ स्टाफ होता है। जितने भी प्रोफेशनल यूनिफॉर्म फोर्सेस की इंडियन आर्मी हो गया, इसका अपना चीफ स्टाफ होता है। इंडियन नेवी का अपना चीफ स्टाफ होता है। इंडियन एयरफोर्स का अपना चीफ स्टाफ होता है। अगर हम बात करते हैं तो इन तीनों को ऑर्डर देने का, मतलब तीनों को संयुक्त रूप से ऑर्डर देने का जो काम होता है, तो तीनों का कमांडर होता है, उसको राष्ट्रपति को माना जाता है। चूँकि राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है और जो देश का कार्यकाल मतलब कामकाज होता है वह हमारे देश की सरकार करती है, यानी कि प्रधानमंत्री करते हैं, जिस कारण इन तीनों सेनाओं को रक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। अभी हाल ही फिलहाल में जैसे कि जनवरी का न्यूज़ है, जनवरी में आप लोग सुने होंगे कि यहाँ पे एक CDS का फॉर्मेशन किया गया है, चीफ डिफेंस स्टाफ का। मतलब इन तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं के लिए एक चीफ डिफेंस स्टाफ का फॉर्मेशन किया गया है, जो इन तीनों सेनाओं के जो चीफ स्टाफ हैं उनके ऊपर में काम करेगी। और इनको कमांडर, मतलब इनका मेन कमांडर राष्ट्रपति है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। सिर्फ इसमें एक बदलाव किया गया है कि तीनों के पहले, इन तीनों के चीफ स्टाफ जो हैं उनके पहले CDS को ऐड कर दिया गया। तो ये हाल ही फिलहाल जनवरी 2020 का घटना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं साथियों पैरामिलिट्री फोर्सेज का। तो पैरामिलिट्री फोर्सेज में CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB, AR, SSF आते हैं। अगर हम बात करते हैं CRPF का, तो CRPF के पास टोटल सैनिक की कैपेसिटी है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3,12,000 है। CRPF के काम क्या होता है, तो सबसे पहले CRPF का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है जैसे कि जो भी पर्सनल यूनिफॉर्म फोर्सेज है, पर्सनल यूनिफॉर्म फोर्सेज के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज का ज़रूरत क्यों पड़ा, तो पर्सनल यूनिफॉर्म फोर्सेज का काम होता है डायरेक्ट युद्ध में पार्टिसिपेट करना। जैसे कोई भी युद्ध वगैरह होता है तो उसमें डायरेक्ट इन्हीं लोगों को भेजा जाता है, किनको, प्रोफेशनल यूनिफॉर्म फोर्सेज को। पैरामिलिट्री का काम होता है जैसे कि देश के अंदर में आंतरिक जो भी मामला होता है, मतलब लड़ाई से अलग सेना का और जो भी काम होता है उसको पैरामिलिट्री फोर्स करती है। उसके अलावा रिजर्व ट्रूप्स, जो विश्व का सबसे बड़ा भारतीय रिजर्व ट्रूप्स, जिसमें NCC और NSS आते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा रिजर्व ट्रूप्स है। विश्व में जितना इसके पास क्षमता है 21 लाख रिजर्व ट्रूप, मतलब इसमें 21 लाख रिजर्व ट्रूप्स में कैंडिडेट्स को रखा गया था। जितना इनके पास कैंडिडेट्स है और वर्ल्ड में कहीं कैंडिडेट्स नहीं है।
तो इनका भी यूज़ लिया जाता है। जैसे कि ज़रूरत जब हमारे कंट्री में इन लोगों की आवश्यकता पड़ती है तो इन लोगों का भी रक्षा मंत्रालय काम लेता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे पैरामिलिट्री फोर्सेस का। पैरामिलिट्री फोर्सेस में सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 3,12,000 है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है जैसे कि ये एक तरह से सेंट्रल के पुलिस का काम करती है। राज्य में पुलिस होता है लेकिन कुछ दंगा फसाद होता है या फिर कहीं पे कुछ मतलब इसको रैपिड एक्शन फोर्स कहा जाता है। जैसे कि बाढ़ आ गया, नेचुरल मतलब जो भी नेचुरल डिजास्टर है, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, तूफान आ गया, तो उस समय यह एक रैपिड एक्शन फोर्स का काम करती है। उसके अलावा कहीं पे दंगा फसाद वगैरह होता है तो दंगा फसाद के समय वहाँ पे कंट्रोल करने का काम करती है। तो इस तरह से ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का ये काम है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहीं तक सीमित नहीं है। संसद का जो हम लोगों का हमारा संसद है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की देख रेख की जिम्मेदारी भी सीआरपीएफ को दी गई है। सीआरपीएफ में एक विशेष प्रकार का बहुत तरह का कमांडो आता है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे उसमें कोबरा कमांडो आता है, तो बहुत तरह का इसमें कमांडो आता है। एक दिन और हम वीडियो लेकर के आएंगे तो पार्टिकुलर बात करेंगे इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी का, इंडियन एयरफोर्स का और इनके ऑर्गन का बात करेंगे पार्टिकुलर बाय पार्टिकुलर वीडियो करके आएंगे तो बताते चलेंगे। नेक्स्ट आता है बीएसएफ। बीएसएफ के पास टोटल कैपेसिटी है सोल्जर्स का 2,60,000 2,60,000 है। बीएसएफ का काम क्या होता है? तो बीएसएफ का काम है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। इसका मेन काम होता है बॉर्डर की रक्षा करना। इसका मेन काम क्या होता है? बॉर्डर की रक्षा करना। सीएसएफ की बात करते हैं तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका काम क्या होता है? तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट बिल्डिंग या फिर जो भी हमारे कंट्री में जो रिसर्च सेंटर वगैरह है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे DRDO हो गया, उसी तरह से आपका जो भी रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर की देखभाल करना, मतलब इनकी रक्षा करना एक तरह से सीएसएफ का काम है। उसके अलावा कुछ प्राइवेट बिल्डिंग होता है, प्राइवेट जो ऑफिसेज होता है, जो बड़ा बड़ा प्राइवेट कंपनी होता है, उसकी भी रक्षा करना इन लोगों का काम, मतलब ये रक्षा मुहैया करवाते हैं प्राइवेट कंपनीज को। ITBP की हम बात करते हैं तो ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसके पास टोटल जो सोल्जर्स का कैपेसिटी है 90,000 है। इसका काम क्या होता है साथियों? तो भाई इसका काम होता है ये चाइना मतलब कि तिब्बत के साथ लगे बॉर्डर की ये रक्षा करता है। तिब्बत के साथ जो बॉर्डर लगा हुआ है उसकी ये रक्षा करता है। कौन? ITBP। उसके बाद आता है SSB, सीमा सशस्त्र बल। सीमा सशस्त्र बल के पास टोटल सोल्जर्स की कैपेसिटी है 80,000। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है सीमा से लगे क्षेत्र में जो सिविलियन रहते हैं उन सिविलियन के साथ ये तालमेल बैठाने का काम करता है, मतलब उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। SSB कि जब युद्ध वगैरह हो तो उस समय उनका हेल्प लिया जा सके। 1962 में जब चाइना युद्ध हुआ था तो 1962 में जो चाइना युद्ध के बाद उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्हीं के द्वारा यह घोषणा किया गया SSB के फॉर्मेशन का। नेक्स्ट आता है असम राइफल्स। तो असम राइफल्स के पास टोटल सोल्जर्स की कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसके पास लगभग 64,000 है। ये सब लगभग में अप्रोक्सीमेटली है ये। इसका काम क्या होता है? तो म्यांमार के साथ लगे बॉर्डर तथा उत्तर पूर्व बॉर्डर की रक्षा करना। म्यांमार के साथ लगे बॉर्डर तथा उत्तर पूर्व बॉर्डर की रक्षा करना असम राइफल्स का काम होता है। नेक्स्ट आता है SSF, स्पेशल फ्रंटायर फोर्स। इसके पास टोटल जो कैपेसिटी है सोल्जर्स का वो लगभग 10,000 है। इसका काम क्या होता है? तो आर्म्ड को युद्ध के समय जो इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, आर्म्ड को युद्ध के समय, वारफेयर के समय जो इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है उस समय ये काम करता है, मतलब इंटेलिजेंस की ज़रूरत पूरा करने में ये काम करता है। तो इस तरह से ये SSF कंप्लीट हो गया। साथियों भारतीय सेना की अगर मैं तारीफ करूँ तो शब्द कम पड़ जाएगा। भारतीय सेना ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, संयम, इन तमाम अनुशासन की बात की जाए तो भारतीय सेना को अनुशासन और एकता के लिए काफ़ी अच्छा से मतलब जो है जाना जाता है। अनुशासन, एकता और संयम कहीं से सीखना है तो भारतीय सेना में आप सीख सकते हैं, मतलब भारतीय सेना को इसके लिए काफ़ी अच्छा से जाना जाता है। साथियों हम लोग यहीं तक सीमित नहीं है, हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जब अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हम लोगों को शांति सेना के रूप में हम लोगों को पुकारा गया, हम लोगों ने वहाँ पे काम किया जा करके, हम लोगों ने शांति सेना बन करके यूनाइटेड नेशन के लिए काम किया। अगर टोटल देखा जाए तो टोटल हमारे कंट्री से 1,60,000 सेना यूनाइटेड नेशन के लिए काम करती है। अप्रॉक्सीमेटली 1,60,000 सेना यूनाइटेड नेशन के लिए काम करती है। उसके अलावा अभी तक हमारे मतलब कंट्री से
अंतर्राष्ट्रीय जो भी मुद्दा हुआ है उस मुद्दे पे अंतर्राष्ट्रीय सेना के रूप में हमारे कंट्री से टोटल 128 से 150 के अप्रॉक्स में हमारी सेना जो है, सेना के जवान जो है शहीद हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पे। तो हम लोग सिर्फ अपने कंट्री की ही रक्षा नहीं करते हैं, बाहर की कंट्री मतलब अदर फॉरेन कंट्री की भी रक्षा करने की जब बात आती है तो हम लोग तत्पर रहते हैं। साथियों, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि आज तक हमारी सेना पहले कभी अटैक नहीं की है। आज तक हमारी सेना पहले किसी वॉरफेयर में अटैक नहीं की है। मतलब हम लोगों के पास, हमारी सेना के पास संयम बहुत ज़्यादा है। हम लोगों की सेना के पास संयम काफ़ी ज़्यादा है। आज तक कभी अटैक खुद नहीं की है, ठीक है। मतलब आज तक कभी पहले अटैक नहीं की है वॉरफेयर में। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो सेना में कोई रिजर्वेशन नहीं है साथियों। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सेना में कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई उसमें छूट वगैरह नहीं दिया गया है, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी रिजर्वेशन, चाहे कास्ट के आधार पर, किसी तरह का कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं साथियों तो सेना का रोल प्ले करना सबके बस की बात नहीं है। सेना अपने आप में काफ़ी शौर्य और काफ़ी जो है जज्बा वाला होता है। सेना के लोग काफ़ी शौर्य और जज्बा वाले होते हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो उत्तर वाला क्षेत्र जो है, नॉर्थ वाला क्षेत्र है जहाँ पे सियाचिन पड़ता है। सियाचिन में की अगर मैं बात करूँ तो सियाचिन का टेम्परेचर आप लोग भी जानते हैं। सियाचिन का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है गर्मी के दिनों में। मैं गर्मी के दिनों की बात बता रहा हूँ। सियाचिन का टेम्परेचर -50 डिग्री गर्मी के दिनों में चला जाता है। और वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे वनस्पति का उगना भी बहुत मुश्किल है। मतलब वहाँ पे पेड़ पौधा भी नहीं पाया जाता है, पेड़ पौधा का उपजना भी बहुत मुश्किल है। उस जगह पे हमारी सेना खड़ी होकर के और देश की रक्षा करती है। उस जगह पे हमारी सेना खड़ी होकर के देश की रक्षा करती है। उस ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मतलब पेड़ पौधा का उत्पन्न होना काफ़ी मुश्किल है, उस जगह पे -50 डिग्री सेल्सियस पे ये सिर्फ और सिर्फ सेना के लोग ही कर सकते हैं। सबके बस की बात नहीं है साथियों। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर का, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सियाचिन ग्लेशियर पर अगर सियाचिन ग्लेशियर में बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर बर्फ़ पे सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है और सूर्य का प्रकाश बर्फ़ से होकर के हमारी आंखों तक आता है तो हम अंधे हो जाएंगे। मतलब हम कुछ देख नहीं सकते हैं, ठीक है। हम कुछ देख नहीं सकते हैं अगर इस तरह का चीज़ होता है तो। उस जगह पे हमारी सेना खड़ी होकर के हमारे देश की रक्षा करती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर का, तो सियाचिन ग्लेशियर में सेना जब बेस कैंप से चौकी की ओर जाती है, जो एक बेस कैंप होता है, बेस कैंप से चौकी की ओर जाती है तो कमर में रस्सी लगा करके जाती है। कारण है कि वहाँ पे बर्फ धंसते रहता है। तो अगर कोई जवान बर्फ के अंदर धंस गया है तो सेना वहाँ पे उनको निकालने में मदद करती है। इसके अलावा साथियों अगर मैं बात करूँ तो सेना के जो जवान हैं वहाँ पे रात को सोते समय स्लीपिंग बैग का यूज़ करते हैं और स्लीपिंग बैग में वह चौकी पे, लकड़ी का चौकी होता है, उस पे सोते हैं। सोने के क्रम में बेस कैंप का जो संतरी होता है उनको रात में बीच बीच में जगाते रहता है। कारण है कि सोने के क्रम में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उनकी मृत्यु नहीं, शहीद बोला जाए तो वो शहीद हो जाते हैं, मतलब मृत्यु हो जाती है उनकी, ठीक है। तो संतरी जो है बीच बीच में उनको जगाते रहता है और फिर भी बीच बीच में जगाने के अलावा फिर भी उनको 4 बजे सुबह में उठना है तो 4 बजे सुबह में वो उठते हैं। यहीं तक बात नहीं है, अगर मैं बात करूं तो हमारी सेना बहुत तरह के युद्ध में अपने परफॉर्मेंस को शो की है, अपने जज्बे को दिखाई है, अपने शौर्य को, पराक्रम को, सब चीज़ को शो की है। जैसे मैं बात करता हूँ 1962 का चाइना युद्ध, चाहे कारगिल युद्ध या फिर 1971 का युद्ध, तो उन सभी में सेना अपने पराक्रम को शो की है। अगर आप बात करते हैं राजीव गांधी हत्या में जो लिट्टे था श्रीलंका में, श्रीलंका का जो लिट्टे था एक आतंकवादी या फिर नक्सलवादी संगठन जिसको कहा जाए, लिट्टे के द्वारा राजीव गांधी का जो हत्या हुआ था, वहाँ पे हमारी नेवी की मार्कोस कमांडो ने लिट्टे को ख़त्म किया 1987 में पवन नामक ऑपरेशन के द्वारा। तो ये सेना की कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा अगर आपसे मैं बात करूं तो हाल ही फिलहाल में भी जो ये लद्दाख वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे चाइना और भारत के बीच जो तनाव बना हुआ है, वहाँ पे पेंगोंग सो लेक में वहाँ पे यही मार्कोस कमांडो को तैनात किया गया है। जो नेवी वाला मार्कोस कमांडो है उसको वहाँ पे तैनात किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें 1971 का बांग्लादेश युद्ध, 1971 का जो युद्ध है, 1971 का जो युद्ध है जिसमें आप लोग 1971 में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान से मुक्त करवाने के लिए, पूर्वी पाकिस्तान
पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, पूर्वी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में 1971 के पहले मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोगों के साथ शोषण और अत्याचार किया जा रहा था। तो उनकी जनता की पुकार हमारे प्रधानमंत्री से की गई। उनकी जनता की मतलब जनता हमारे प्रधानमंत्री से रिलीफ के लिए आवाज़ उठाई। तो हमारे प्रधानमंत्री ने 1971 में सेना को वहाँ भेजा और सेना को भेज करके मुक्त वाहिनी नामक एक ऑपरेशन चलाया गया और मुक्त वाहिनी नामक ऑपरेशन चला करके वहाँ से पाकिस्तान को ख़त्म किया गया और इसको आज़ाद करके इसका नया नाम रखा गया बांग्लादेश। साथियों 15 डेज के अंडर में 15 दिन में यहाँ पे सेना ने 93,000 सैनिकों को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया। 15 डेज में हमारी सेना ने 93,000 सैनिकों को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। तो साथियों बस क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्लास नहीं छोटा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई आज सेना का बात हुई है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आपके बीच जल्द ही हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट में सेना के बारे में, पार्टिकुलर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और पार्टिकुलर वीडियो आपके बीच लाएंगे। छोटा छोटा वीडियो ला करके आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।